नमस्ते दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस चैनल मिस्टर लॉ पर। जैसा कि हम सब सभी जानते हैं कि अपन ने इन जो सीरीज चला रहे हैं किसकी, कंपनी लॉ की सेक्शंस की। इस प्लेलिस्ट पे आपको सारी केवल सीरीज मिलेगी किस पे, कंपनी लॉ की सेक्शंस के बारे में। सबसे पहले वीडियोस पे हमने कवर किया है ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, जिसमें हमने सेक्शन 1 को भी कवर करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो पे मूव किए थे जो कि सेक्शन 2 बात करता है। सेक्शन 2 किसके बारे में बात करता है? डिफिनेशंस। और उसमें हमने ये भी पूरी कोशिश की टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती हैं, सारी टाइप्स कंपनीज की हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हम आज नए सेक्शंस की तरफ मूव करेंगे जो कि किसके बारे में बात करता है सेक्शन 3 और 3A के बारे में बात करता है। ठीक है, ओके। So without wasting our time, let's begin with the today's topic which talks about section 3 and section 3A. ठीक है, सेक्शन 3 सबसे पहले हमें यह समझना है कि सेक्शन 3 बोलता क्या है। सेक्शन 3 बोलता किसके बारे में? सेक्शन 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है। इसमें यह बोला जा रहा है अगर आप कोई भी कंपनी क्या करना चाहते हो, फॉर्म करना चाहते हो, जिसमें जैसे कि आपने पिछली वीडियोस पे पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में, तो अब यहाँ पास क्या पढ़ रहे हैं अपन? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कंपनी को कैसे फॉर्म करना है, कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसमें यह बोला गया कि अगर आप, पहला पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी में भी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पज। कंपनी जो है फॉर्म की जा सकती है किसी भी लॉफुल पर्पज के लिए। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला है, कंपनी जो है फॉर्म की जा सकती है। कंपनी किस लिए फॉर्म की जाती है? किसी भी लॉफुल पर्पज के लिए फॉर्म की जा सकती है। ठीक है, कंपनी किसी भी लॉफुल पर्पज के लिए फॉर्म की जा सकती है। लॉफुल पर्पज, मैं लॉफुल पर्पज, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने किसके बारे में बात कर रहा हूँ? लॉफुल पर्पज के लिए फॉर्म की जा सकती है। ठीक है, अगर हम क्या करना चाहते हैं, पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हैं, तो हमें 7 या 7 से ज्यादा परसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी परसेंट, कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट होती है? 7 या 7 से ज्यादा परसेंट की रिक्वायरमेंट होती है काय के लिए? पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए। तो 7 या 7 से ज्यादा जो तो 7 और 7 से ज्यादा परसेंट जो होते हैं ना, ये जो 7 से ज्यादा परसेंट होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है? हमें इनकी रिक्वायरमेंट इसलिए कि हम पब्लिक कंपनी खोल सके। तो 7 और 7 से ज्यादा परसेंट को हम कैसे रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हम इन्हें एज अ मेंबर, हम किस तरह इन्हें एज अ मेंबर हम क्या करेंगे, एज अ मेंबर इन्हें हम कंपनी में रखेंगे, जिससे कि हम क्या कर सके, पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सके। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 7 या 7 से ज्यादा पर्सन तो चाहिए, कैसे चाहिए? एज अ मेंबर के रूप में चाहिए। हमने ये बात एग्री कर ली आपसे। ठीक है, पर लेकिन भाई 7 या 7 से ज्यादा पर्सन तो चाहिए, एज अ मेंबर के रूप में चाहिए, पर लेकिन इनको लिखा कहाँ जाएगा? तो फिर इनका नाम सबसे पहले सात पर्सन होते हैं ना, उनका रजिस्टर ऑफ मेंबर, सबसे पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम लिखा जाता है। ठीक है ना, कहाँ लिखा जाता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम लिखा जाता है। आप अगर हम बात करते हैं किसकी, प्राइवेट कंपनी की, नेक्स्ट मूव करेंगे प्राइवेट कंपनी पे। अगर हमको क्या खोलनी है, प्राइवेट कंपनी खोलनी है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, हमें क्या खोलनी है? अगर हमें प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो वहां पर 2 या 2 से ज्यादा की पर्सन की रिक्वायरमेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें अगर क्या खोलनी है, प्राइवेट कंपनी खोलनी है, तो वहां पास कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट है? 2 या 2 से ज्यादा परसेंट की रिक्वायरमेंट है। कंपनी कौन सी कंपनी फॉर्म करने के लिए? प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, कौन सी कंपनी फॉर्म करने के लिए बात कर रहा हूं मैं? प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब फिर अपन बात करते हैं 1% कंपनी की। किसकी बात करते हैं? 1% कंपनी की बात करते हैं। ठीक है ना, तो 1% कंपनी केस में इसमें क्या बोला गया है? 1% कंपनी के केस में ये बोला गया एक ही पर्सन रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप जैसा नाम ही हमें आपसे अपने आप से बताना चाह रहा है कि 1% कंपनी का मतलब होता क्या? 1% कंपनी का मतलब केवल एक ही चीज होती है, क्या? कि भैया ये कंपनी फॉर्म की जाएगी, किसके द्वारा फॉर्म की जाएगी? किसी एक पर्सन के द्वारा। किसके द्वारा फॉर्म की जाएगी? किसी एक पर्सन के द्वारा फॉर्म की जाएगी। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? जो 1% कंपनी है, ये 1% कंपनी किसके द्वारा फॉर्म की जाएगी? किसी एक पर्सन के द्वारा फॉर्म की जाएगी, जो कि क्या होगा? जो कंपनी का मेंबर होगा या डायरेक्टर हो, कुछ भी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया? प्राइवेट कंपनी सब्सक्राइब करके उनका नाम कहा? मेमोरेंडम में, और कंप्लाई करके रिक्वायरमेंट इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। मतलब ये क्या बोला गया? इनका जो नाम होगा, जो 1% जो नाम होगा, जो पहला पर्सन होगा, जो पर्सन होगा इसका, जो 1% कंपनी खोल रहा है, उसका नाम कहाँ सब्सक्राइब किया जाएगा? मेमोरेंडम में सब्सक्राइब किया जाएगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, कहाँ सब्सक्राइब किया जाएगा? मेमोरेंडम में सब्सक्राइब किया जाएगा। इनका भी नाम प्राइवेट कंपनी के केस में भी, प्राइवेट कंपनी केस में भी, पब्लिक कंपनी के केस में भी, इनका नाम कहाँ सब्सक्राइब किया जाता है? मेमोरेंडम में सब्सक्राइब किया जाता है। ठीक है ना, तो इनका नाम कहाँ सब्सक्राइब किया जाएगा? मेमोरेंडम में। और सारी चीजें, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है रजिस्ट्रेशन से लेके किसके, कंपनी से, हमें उस सारी रिक्वायरमेंट भी हमें क्या करनी है? फुलफिल करनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, अब आता है प्रोवाइडेड डेट। प्रोवाइडेड दैट द मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन विथ द प्रायर रिटन कंसेंट इन फॉर्म INC 32 स्पाइस। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैं पास एक फॉर्म का नंबर बता रहा हूं। क्या फॉर्म का नंबर क्या है? फॉर्म का नंबर है स्पाइस।
स्पाइस, INC 32 स्पाइस प्लस फॉर्म, ये एक फॉर्म है। इसे क्या करना पड़ता है, मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपने क्या खोला, 1% कंपनी खोली, सिंपल सा अपन एक छोटी मोटी बात, वो बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। इसमें क्या बोला गया, आपने 1% कंपनी खोली, ठीक है ना। अब जो मेमोरेंडम होगा किसका, 1% कंपनी का, वो इंडिकेट करेगा नेम किसका, एक पर्सन का नेम इंडिकेट करेगा, नेम किसका, पर्सन का, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात इसमें ये बोली जा रही है, अब एक दूसरे नाम दूसरे पर्सन का भी इसमें हमें क्या करना पड़ता है, नंबर नाम इंडिकेट करना पड़ता है। नाम क्यों इंडिकेट, हम आप ये अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि दूसरे पर्सन का नाम क्यों इंडिकेट करना पड़ रहा है। उसे हम नॉमिनी के रूप में कंसिडर करते हैं। क्यों, किस तरह कंसिडर करते हैं, नॉमिनी। जैसे कि आप लोग काफी अच्छे से जानते होंगे नॉमिनी का मतलब क्या होता है, तभी मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। 1% कंपनी में एक अदर पर्सन को भी नॉमिनी बनाना पड़ता है। क्यों नॉमिनी बनाना पड़ता है, मान लीजिए वो जो पर्सन है जिसने कंपनी खोली एज ए मेंबर, 1% जो कंपनी जो पर्सन था जिसने खोली, उसका मान लीजिए डेथ हो जाती है या फिर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, उस केस में क्या करना पड़ता है, जो नॉमिनी होता है वो नॉमिनी जो होता है उस कंपनी का क्या हो जाता है, ऑनर हो जाता है, उस कंपनी का 1% हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो मेमोरेंडम होगा किसका, 1% कंपनी का, वो इंडिकेट करेगा उस पर्सन का जिस पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, जिस पर्सन को हम नॉमिनी बना रहे हैं। पर लेकिन उससे पहले हमें उसे प्रायर रिटर्न कंसेंट, मेरी बात मैंने क्या बोला, रिटर्न कंसेंट चाहिए हमें, उसकी क्या चाहिए हमें, रिटर्न कंसेंट उसकी हमें चाहिए। तो रिटर्न कंसेंट किस फॉर्म में चाहिए, INC 32 फॉर्म में चाहिए। INC किस फॉर्म में चाहिए, किस, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, रिटर्न कंसेंट किस में चाहिए, INC 32 स्पाइस फॉर्म में चाहिए, ठीक है ना। उस सेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ, जो कि क्या होगा, सब्सक्राइबर के डेथ में होगा या फिर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड द रिटर्न कंसेंट ऑफ सच पर्सन शैल आल्सो बी फाइल्ड, और वो जो, और साथ ही साथ ये क्या बोली गई, जो रिटर्न कंसेंट होगा उस पर्सन का, उसे भी फाइल किया जाएगा, किसको, रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया, अब आप लोगों में डाउट होगा, भैया मैंने एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, जिस कंपनी जो क्या मैं कौन सी कंपनी खोलना चाहता हूँ, 1% कंपनी खोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब मैं ही एक आदमी हूँ, सोल मेंबर हूँ, मैं क्या कर लिया, अपनी कंपनी खोल लिया। अब क्या मैं सोच रहा हूँ कि चलो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद हम क्या कर देंगे, कुछ दिनों बाद हम नॉमिनी बना देंगे, क्या कर देंगे, अदर पर्सन को हम नॉमिनी बना देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें यही चीज बोली गई है, जब इनकॉर्पोरेशन होगा, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के दौरान ही, मेरी बात को गौर कीजिएगा, इनकॉर्पोरेशन के दौरान ही उस पर्सन का, किस पर्सन का, जिस पर्सन को हम एज ए नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं, मेरी बात को गौर करिए, जिस पर्सन को एज ए हम नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं, उस पर्सन की हमें रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोवाइडेड फर्दर डेट बोला गया, इसमें क्या बोला गया, जो अदर पर्सन होगा ना, जिसे हम नॉमिनी बना, अदर पर्सन मतलब कौन, जिसे हम नॉमिनी बनाए हैं, वो अपनी कंसेंट विथड्रॉ भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि भैया उसने एक बार कंसेंट दे दी तो भैया चलो तुम कंसेंट दे दे तो जिंदगी भर के लिए हम तुम्हारे हो गए, ऐसा नहीं है। वो जब भी चाहे तो अपनी कंसेंट क्या कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है, पर लेकिन उसको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। उसको क्या फाइल करनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन उसको फाइल करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी किसमें, INC 4 फॉर्म में डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, उसको डिक्लेरेशन किसमें फाइल करनी पड़ेगी, INC 4 फॉर्म में डिक्लेरेशन उसे फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। प्रोवाइडेड आल्सो दैट, इसमें क्या बोला गया, मेरी बात को सुनिएगा। प्रोवाइडेड आल्सो दैट में ये बोला गया है, जो मेंबर है किसका, 1% कंपनी का, क्या, जो मेंबर है, कौन, जो मेंबर है किसके, 1% कंपनी के, में एट एनी टाइम, किसी भी समय क्या कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला यहाँ पर, जो 1% कंपनी का जो मेंबर होगा, कौन होगा, जो मेंबर होगा, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है किसी भी समय, और किसका, उस ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस इन मैनर बाय फाइलिंग डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर INC 4। तो हमने अभी तक में 3 फॉर्म के बारे में पढ़ा, 3 फॉर्म में से जिसमें से एक अलग है और एक सेम है। तो सबसे पहली बात हमने ये पढ़ा कि अगर सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के दौरान, मैंने पहली बात क्या पढ़ा कि इनकॉर्पोरेशन के दौरान आपको क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन के दौरान आपको एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन का उसका रिटर्न कंसेंट, जिसको हम नॉमिनी बनाएंगे ना, उसका रिटर्न कंसेंट हमें क्या करना है, फाइल करना है। उसे रिटर्न, सबसे पहले उसका तो रिटर्न कंसेंट लेना है INC 32 फॉर्म में, ठीक है ना। और फिर उसका वो जो रिटर्न कंसेंट होगा, वो रिटर्न कंसेंट हमें किसको फाइल करना है, रजिस्ट्रार को फाइल करना है।
फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर वो अदर पर्सन जो नॉमिनी है वो चाहता है कि मैं भी अपना नाम विड्रॉ करना चाहता हूँ एज अ नॉमिनी, तो विड्रॉ भी कर सकता है, पर लेकिन उसको क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, किस फॉर्म में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, INC4 फॉर्म में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हमने और एक चीज क्या पढ़ी, ये जरूरी नहीं कि केवल वही पर्सन बस कर सकता है, यहाँ पास राइट दिया गया है, किसको भी राइट दिया गया है, उस मेंबर को जो उस किसका उस कंपनी का 1% कंपनी का जो मेंबर है उसको भी ये राइट दिया गया है। क्या राइट दिया गया है कि वो नाम चेंज कर सकता है, किसका नाम चेंज कर सकता है, उस अदर पर्सन का। कब चेंज कर सकता है, जब भी उसका मूड करता है, पर लेकिन उसको एक मैनर फॉलो करना पड़ेगा। मैनर क्या है कि उसको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी फॉर्म नंबर INC4 फॉर्म में। किस फॉर्म में, INC4 फॉर्म में। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ये ड्यूटी होती है हर एक मेंबर की, किसके, 1% कंपनी के, क्या कि इंटीमेट करे, क्या करे, इंटीमेट करे, मेरी बात को ध्यान सुनिए, इंटीमेट करे, इंटीमेट द कंपनी, to intimate the company the change if any in the name of the other person nominated by him indicating in the memorandum or otherwise within such time and consent of such other person, and his declaration shall be filed in INC4 and the company shall intimate the registrar any such change within 30 days। इसमें यह बोला गया है ये ड्यूटी किसकी होती है, मान लीजिए किसी भी, अगर मान लीजिए हमने ही चेंज कर दिया, ठीक है ना, 20 मिनट तक हमने ही चेंज कर दिया, और या फिर जो पर्सन अदर पर्सन था जिसे हमने नॉमिनेट किया गया था, जिसे हमने नॉमिनेट किया था उसने ही चेंज कर लिया, ठीक है ना, तो मेमोरेंडम में, किस मेमोरेंडम में, फिर अदरवाइज, तो कंसेंट जो होगी उस पर्सन की, उस अदर पर्सन की जिसको हमने क्या बनाया है, नॉमिनी बनाया है, उसकी डिक्लेरेशन, दो चीज, उसका कंसेंट और दूसरी चीज क्या, डिक्लेरेशन हमें फाइल करनी है INC4 फॉर्म में। किसमें फाइल करनी है, INC4 फॉर्म में फाइल करनी है। और कंपनी जो होगी, फिर उसके बाद क्या बोला, कंपनी जो होगी इंटीमेट करेगी, इसको रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगी, कोई भी अगर चेंज होता है 30 दिन के अंतर्गत, जिस दिन से इंटीमेशन रिसीव हुआ है और कंसेंट न्यू नॉमिनी का मिला है। हमने क्या बोला है, इसमें पैराग्राफ में कुछ नहीं बोला जा रहा है। मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया, किसका नाम चेंज कर दिया, मैंने नॉमिनी अपॉइंट किया था ना, उसका मैंने नाम चेंज करके नया नॉमिनी डाल दिया। अब जब मैं नया नॉमिनी डालता हूँ तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको मेमोरेंडम में नाम लिखना पड़ेगा, ये जो नया नॉमिनी आया है फलाने नाम से आया है, इस फलाने नाम का मेमोरेंडम में एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसका डिक्लेरेशन जो होगा ना उसे भी फाइल करना पड़ेगा। किसमें फाइल करना पड़ेगा, INC4 फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रार को कैसे इंटीमेट करना है, सबसे पहले कौन इंटीमेट करेगा, कंपनी इंटीमेट करेगी। कौन इंटीमेट करेगी, कंपनी इंटीमेट करेगी, किसको, रजिस्ट्रार को। किसको करेगी, रजिस्ट्रार को करेगी 30 दिन के अंतर्गत, जिस दिन से क्या हुआ है, चेंज हुआ है, जिस दिन से चेंज हुआ है उस दिन से हमें क्या करना है, उस दिन से हमें क्या करना है, उनको 30 दिन के अंतर्गत इंटीमेट करना है कि भैया फलाना नाम नया हमने डाला है, ठीक है ना। और डिक्लेरेशन भी फाइल करनी पड़ेगी INC4। ठीक है, तो ये पैरा हुआ कंप्लीट। अब हम आगे मूव करते हैं। लास्ट पॉइंट, इसमें क्या बोला गया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, क्या बोला जा रहा है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट any such change in the name of the person shall not be deemed to be an alteration of memorandum। क्या बोला गया, अगर आप क्या करो, कोई भी चेंज कर रहे हो, किसमें, नाम किसका, उस पर्सन का, जो हमने जिस अदर पर्सन को ऐसा नॉमिनी अपॉइंट किया था उसका हम नाम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, shall not be deemed to be an alteration of memorandum, हम उसका, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे मेमोरेंडम ही अल्टरेशन करेंगे। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमने नाम तो चेंज कर दिया, हमें नया नाम डालना है मेमोरेंडम में तो डालना है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता shall not be deemed to be an alteration of memorandum, हम इसका ये नहीं मानेंगे कि हमने मेमोरेंडम का अल्टरेशन किया है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो 1% कंपनी है, 1% कंपनी का मैंने क्या किया, 1% कंपनी में हमने क्या किया, उसका नाम ही चेंज कर दिया। 1% कंपनी थी, 1% कंपनी हमने क्या किया, उसका नाम चेंज कर दिया। अब जब 1% कंपनी में, उसका 1% कंपनी में जिसको हमने नॉमिनी अपॉइंट किया, तो उसका जब हमने नाम चेंज किया, और फिर हमने ये पढ़ा था कि उसका मेमोरेंडम में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो मेमोरेंडम उसका हमें नाम लिखना पड़ेगा, तो मेमोरेंडम में तो नाम लिखना पड़ेगा, पर हम जो मेमोरेंडम में नाम लिख रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि हम मेमोरेंडम को ही अल्टर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम मेमोरेंडम को ही अल्टर कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया, अ कंपनी जो फॉर्म की जा रही है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, कोई भी कंपनी जो फॉर्म की जा रही है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, से प्राइवेट, पब्लिक या फिर ओपीसी, ठीक है ना, मे बी अदर, या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी, या तो लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या फिर अनलिमिटेड कंपनी होगी, जो कि हमने पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक कंपनी के बारे में इसके पिछले वीडियो में
पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आएगा सेक्शन 3A। सेक्शन 3 आएगा जो कि लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हम पूरा इसे चार्ट फॉर्म में समराइज करेंगे हर एक चीज, ठीक है ना। सेक्शन 3A बोलता क्या है? सेक्शन 3A बोलता है कि मेंबर सेवरली, क्या बोला जा रहा है, मेंबर जो होंगे वो सेवरली लायबल होंगे। क्या के लिए मेंबर होंगे सेवरली लायबल होंगे? किस चीज के लिए लायबल क्या होंगे? कुछ केसेस होते हैं जहां पास मेंबर को लायबल होना पड़ता है। कब लायबल होना पड़ता है? इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज रिड्यूस्ड इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी बिलो 7। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मेंबर कब लायबल होगा? मेंबर तब लायबल होगा अगर पब्लिक कंपनी का केस है। अगर आपकी कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी है। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है और उसमें 7 मेंबर मिनिमम होने चाहिए। हमने पढ़ा है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, कंपनी की फॉर्मेशन करते समय हमें 7 या 7 से ज्यादा मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। पर लेकिन मेरी बात को सुनिए ध्यान से, अगर किसी भी समय पब्लिक कंपनी में 7 से कम मेंबर होते हैं, मेंबर अगर 7 से कम हो जाते हैं, तो उस केस में जितने भी मेंबर होंगे वो सेवरली लायबल होंगे। वो क्या होंगे? वो लायबल होंगे। फिर क्या बोला गया? अब हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के केस में। किसके केस में? प्राइवेट कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या बोला गया कि 2 से ज्यादा अगर कम मेंबर हो गए तो उस केस में जो मेंबर होंगे वो सेवरली लायबल होंगे, ठीक है। फिर क्या बोला गया? एंड the company carries on a business for more than 6 months while the number of members is so reduced, every person who is a member of the company during the time it so carries on business after those 6 months shall be severally liable for the payment of the whole debt of the company contracted during that time at any severally sued therefore। बोला क्या जा रहा है? ध्यान सुनिए। अगर मान लीजिए कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी आपने खड़ी और वो कैरी कर रही है, बिजनेस कैरी कर रही है, 6 महीने से ज्यादा का बिजनेस वो कैरी कर ली है, ठीक है ना। मेरी बात को सुनिए, आपने प्राइवेट कंपनी खोली है, फिर पब्लिक कंपनी खोली, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी खोल ली और 6 महीने से ज्यादा हो गया है आपको बिजनेस करते हुए। क्या करते हुए? बिजनेस करते हुए, ठीक है ना। और जो नंबर ऑफ मेंबर है वो रिड्यूस्ड हो गए। मान लीजिए पब्लिक कंपनी में 7 से कम हो गए, प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो गए। तो जितने भी पर्सन है ना, जितने भी पर्सन है जो कि मेंबर है किसके? कंपनी के, उस दौरान जो मेंबर थे, मेरी बात को गौर करिए, उस दौरान जो मेंबर थे, तो जो भी बिजनेस किया गया है और अगर कोई भी डेप्ट रिमेन अनपेड है, कोई भी डेप्ट बचा हुआ है, ठीक है ना, तो वो जितने भी मेंबर होंगे उस दौरान जो बिजनेस के दौरान थे, तो सब पेमेंट के लिए, पेमेंट होल डेप्ट, जितना भी पूरा डेप्ट था उन सब के पेमेंट के लिए वो क्या होंगे? सेवरली लायबल होंगे और उनके ऊपर स्यू भी किया जा सकता है, सेवरली स्यू भी किया जा सकता है। तो बस इस पॉइंट में इतना बोला गया कि आपने प्राइवेट कंपनी खोली या फिर पब्लिक कंपनी खोली, अगर 7 से कम मेंबर हो गए या 2 से कम मेंबर हो गए, कब? और मेन बात यह है कि आपने 6 महीने ज्यादा की बिजनेस कर ली और आपने बिजनेस तो की, उसमें कोई भी डेप्ट लिया और डेप्ट अनपेड था, तो जितना भी पेमेंट होगा ना डेप्ट का, आपको पूरे डेप्ट के लिए आप क्या होंगे? लायबल। मेन बात यहाँ पास ये आती है, मेन मुद्दा यहाँ पास ये होता है। और वो दूसरा पार्टी जो होगा ना आपके ऊपर स्यू भी कर सकता है, वो आप वो मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये था पूरा सेक्शन 3 और 3A। अब हम इसे पूरा किस में पढ़ेंगे? हम इसे पूरा चार्ट फॉर्म पे पढ़ेंगे। तो अपन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे चार्ट फॉर्म पे, पूरा सेक्शन 3 जो कि बोलता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है, ठीक है। पूरा इसे हमें किस में पढ़ना है? चार्ट फॉर्म पे पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अपन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेक्शन 3। अगर हम इसमें 3 कंपनी के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़ा था? 3 कंपनी के बारे में। अगर हमें क्या खोलना है? अगर हमें पब्लिक कंपनी खोलनी है, हमें क्या खोलना है? अगर हमें पब्लिक कंपनी खोलनी है तो ऑन दैट केस हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? अगर हमें पब्लिक कंपनी खोलनी है तो हमारे पास कितने मेंबर होना चाहिए? कम से कम 7 और मोर पर्सन होना चाहिए। कैसे? एज अ मेंबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एज अ मेंबर। 7 या 7 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए एज अ मेंबर। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी क्या बोला? अगर हमको प्राइवेट कंपनी क्या करनी है? अगर हमें प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है तो उस केस में हमारे पास कितने मेंबर होना चाहिए? उस केस में हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। कैसे? एज अ मेंबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए मेरे भाई? एज अ मेंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन किस में गए? अपन गए ओपीसी पे गए। किस पे गए? अपन ओपीसी कंपनी पे गए। ओपीसी में सिंपल सा, ओपीसी में कितना चाहिए? 1 पर्सन चाहिए। 1 पर्सन जो होगा कौन होगा? वो मेंबर होगा। मेरी बात को गौर कीजिए, वो 1 पर्सन जो होगा वो कौन होगा?
वो मेंबर होगा। वो कौन होगा? मेंबर होगा। ठीक है ना। अब देखिए हमने ये चीज तो पढ़ ली तीनों चीजें, फिर हमको क्या पढ़ना है? इन तीनों का जो नाम है, हम इसे कहाँ सब्सक्राइब कराना है? हम इन तीनों का नाम कहाँ सब्सक्राइब कराएंगे? मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करवाएंगे। कहाँ सब्सक्राइब कराएंगे? मेमोरेंडम में। तो हमें इन्हें क्या करना है? सब्सक्राइब कराना है। कहाँ सब्सक्राइब कराना है? मेमोरेंडम में सब्सक्राइब कराना है। ठीक है ना। ऐसा एस के बाद मैंने एम लिखा। एस का मतलब होता है सब्सक्राइब कराना है। कहाँ सब्सक्राइब कराना है? मेमोरेंडम में सब्सक्राइब कराना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना, पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हो तो आपको 7 या 7 से ज्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि मेंबर होंगे। अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो तो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि क्या होंगे? मेंबर होंगे। और अगर आप ओपीसी खोलना चाहते हो तो ओपीसी खोलना चाहते हो तो एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि क्या होंगे? जो कि मेंबर होंगे। इन सबका नाम कहाँ सब्सक्राइब करना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे अपन कवर करेंगे, जो सेक्शन 4 के बारे में बात करता है, जो इसके अंदर जो सेक्शन इसके अंतर्गत जो कि सेक्शन 4 के अंतर्गत दिया गया है, उसे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे पूरी डिटेल वर्जन में। ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा? फिर हमने इसमें एक क्या पढ़ा? प्रोवाइडेड दैट पढ़ा। क्या पढ़ा? प्रोवाइडेड दैट। पीटी लिख रहा हूं, है ना। मेरा ध्यान सुनिए। प्रोवाइडेड दैट इसमें हमने क्या पढ़ा? प्रोवाइडेड में यह बोला गया कि जो 1% कंपनी हो, कौन होगा? ओपीसी। 1% कंपनी के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? एक अदर पर्सन हमें नॉमिनेट करना पड़ेगा, किसी अदर पर्सन को। ओपी का मतलब यहाँ पास क्या है? अदर पर्सन। हमें क्या करना पड़ेगा? मेरी बात को गौर कीजिए। अदर पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा। नॉमिनेट करना पड़ेगा। और जो जिस अदर पर्सन को हम नॉमिनेट करेंगे, देखिए सबसे पहली बात होती है कि हम इसे नॉमिनेट क्यों करना चाहते हैं। तो इसके 2 रीजन होते हैं नॉमिनेट करने के। 2 या कई सारे रीजन हो सकते हैं, पर इसके मोस्टली जो नॉमिनेट करते हैं ना अपन, इसके नॉमिनेट करने के 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन कौन सा होता है? मैं बताता हूं आपको। नॉमिनेट करने के 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन कौन सा होता है? पहला रीजन होता है कि मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इनकैपेसिटी टू वर्क हो जाता है। तो ऑन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है? हम क्या करेंगे? जो नॉमिनी होगा हमारी कंपनी का, वो क्या करेगा? उस कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, मतलब उस कंपनी को संभालने लग जाएगा। उस कंपनी को वो मेन पर्सन बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। अभी नॉमिनी से मेंबर बन जाएगा। कब किस केसेस में बनेगा? केवल 2 केसेस में बनेगा। 2 केस कौन कौन से बोलते हैं? 2 केस बोलते हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर इनकैपेसिटी टू वर्क हो जाता है। तो ऑन दैट केस वो जो पर्सन, जिस पर्सन को हमने नॉमिनी अपॉइंट किया है, उस पर वो पर्सन क्या हो जाएगा? मेंबर के रूप में अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या बोला गया? मेन बात क्या बोलेगी? जिस अदर पर्सन को हम नॉमिनेट करेंगे, जिस अदर पर्सन को हम नॉमिनेट करेंगे। ठीक है। चलिए अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे अपने को इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, मेरी बात ध्यान सुनिए। मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, एक कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? अपन एक कंपनी लेते हैं, जिस कंपनी का अपन नाम क्या रखते हैं? इस कंपनी का अपन नाम रखते हैं मिस्टर एंड ग्रुप। अपनी कंपनी लेते हैं जिस कंपनी का अपन नाम रखते हैं मिस्टर एंड ग्रुप। ठीक है ना। अब मिस्टर एंड ग्रुप हमने इस कंपनी का क्या कर दिया? हमने इस कंपनी का नाम रख दिया। ठीक। अब मैं मान लीजिए मैं इस कंपनी का क्या हूं? मेंबर बन गया। 1% कंपनी खोला हूं मैं, ये मैं क्या बन गया? इस कंपनी का मेंबर बन गया। अब मैं क्या करूंगा? इसमें मेंबर तो बन गया, पर इसमें एक और रिक्वायरमेंट है। एक और क्या रिक्वायरमेंट है? अदर पर्सन की। अदर पर्सन की क्या? अदर पर्सन की रिक्वायरमेंट की उसका ऐसा नॉमिनी के रूप में रिक्वायरमेंट है। कैसे रिक्वायरमेंट है? ऐसा नॉमिनी के रूप में रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? नॉमिनी के रूप में। नॉमिनी क्यों? नॉमिनी क्योंकि मेंबर बन जाए। अगर मेरी क्या उद्देश्य हो जाती है, फिर इनकैपेसिटी टू वर्क हो जाता हूं, तो वो क्या बन जाएगा? नॉमिनी जो होगा मेंबर बन जाएगा, मेन मेंबर बन जाएगा। ठीक है ना। अब नॉमिनी, अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है? नॉमिनी की। अब मान लीजिए नॉमिनी किसको बना देते हैं? नॉमिनी बना देते हैं अपन, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, चलिए सचिन को बना देते हैं। हमारा एक फ्रेंड है सचिन करके, नाम उसका है सचिन। हम उसको क्या बना दिए? हम उसको नॉमिनी बना दिए। ठीक है ना। अब हमने उसको नॉमिनी बनाया। अब नॉमिनी तो बना दिया, पर लेकिन हमें मेन चीज यहाँ पास क्या है? हमें उसकी 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो 3 चीजें में क्या क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? सबसे पहले हम सुनते हैं 2-3 चीजें में क्या क्या ध्यान रखनी पड़ेगी। सुनिए। सबसे पहले हमें उससे क्या लेनी है? प्रायर कंसेंट लेनी है। हमें उससे क्या लेनी है? प्रायर कंसेंट लेनी है। दूसरी बात, प्रायर कंसेंट लेनी है और उससे डिक्लेरेशन लेना है। प्रायर कंसेंट, अब प्रायर कंसेंट हमें किस फॉर्म के अंतर्गत लेनी है? जैसा कि अपन ने पढ़ा, प्रायर कंसेंट अपने को लेनी है तो INC 32 स्पाइस प्लस फॉर्म में लेनी। कैसे में लेनी है? INC 32 स्पाइस प्लस फॉर्म में लेनी है। ठीक है। हमें उसके क्या कर ली? रिटर्न कंसेंट लेनी। अब ये जो रिटर्न कंसेंट हमने ली ना भाई, अपन ने जो रिटर्न कंसेंट ली, ठीक है ना, अपन जो ये रिटर्न कंसेंट ली, अब इस रिटर्न कंसेंट को क्या करना आपको पता है? इस रिटर्न कंसेंट को हमें रजिस्ट्रार को फाइल करना है। मेरी बात को गौर कीजिएगा।
जो रजिस्ट्रार होगा ना, उस रजिस्ट्रार को क्या करना है, ये रिटर्न कंसेंट हमें फाइल करना है। कब फाइल करना है? एट द टाइम ऑफ इंकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के दौरान। कब? जब कंपनी का इंकॉर्पोरेशन किया जा रहा है तब फाइल करना है, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले ही सुना था कि हमने पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये जरूरी ये नहीं हो सकता कि भैया मैंने एक कंपनी में हूं, मैं हूं शान, ठीक है, मैंने क्या कर दी, ये कंपनी फॉर्म कर दी। अब मैं सोच रहा हूँ ये जो अदर पर्सन जिसको नॉमिनी बनाना है, जैसे सचिन हो गया है ना, तो सचिन को मैं सोच रहा हूँ कि बाद में अपन नॉमिनी बना देंगे, फिर बाद में इसका हम रिटर्न कंसेंट फाइल कर देंगे। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, हमें नॉमिनी तो उसी समय बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ उसी समय INC 32 स्पाइस प्लस फॉर्म में हमें किसको का फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा, जब हम कंपनी की क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं। जब हम कंपनी क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तब हमें ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये चीज फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने ये हम पहली पॉइंट कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद क्या बोला गया, ये जो अदर पर्सन है, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रोवाइडेड फर्दर डेट पढ़ा, सॉरी हमने क्या पढ़ा, प्रोवाइडेड फर्दर डेट पढ़ा, PFT। क्या पढ़ रहे हैं, PFT में क्या मतलब, प्रोवाइडेड फर्दर डेट। इसमें क्या बोला गया, मान लीजिए जैसे हमने प्रोवाइड फर्दर डेट में क्या बोला गया, पहले हम प्रोविजन चार्ट फॉर्म में कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोवाइड फर्दर डेट में क्या बोला गया, विड्रॉल की बात करता है। किसकी बात करता है, विड्रॉल की बात करता है। किसकी बात करता है, विड्रॉल की बात करता है। विड्रॉल किसकी बात करता है, मान किसकी, जो नॉमिनी है ना, नॉमिनी की विड्रॉल, मतलब अगर जो नॉमिनी है वो भी विड्रॉ कर सकता है अपने नाम से, मतलब अगर वो नॉमिनी बन गया, वो चाहता है कि मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, तो वो विड्रॉ कर सकता है, पर कंडीशन क्या है यहाँ पास, उसको INC 4 फाइल करनी पड़ेगी, उसको अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी INC 4 में। क्या देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी उसको, INC 4 फॉर्म में उसको क्या देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। अब चार्ट फॉर्म ऐसे एग्जांपल में पढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने सचिन को अपॉइंट किया, ठीक है ना, ये सचिन है, ये मेरा क्या है, मेरी कंपनी का नॉमिनी बन गया, ठीक है। अब इसको मैं एज ए नॉमिनी तो अपॉइंट कर लिया मैंने, इनकॉर्पोरेशन के दौरान इसका प्रायर कंसेंट, डिक्लेरेशन जो चीज होती सब फाइल कर दी। अब ये सचिन क्या चाहता है, सचिन ये चाहता है कि भैया मैं अब क्या होना चाहता हूं, मैं क्या होना चाहता हूं भैया, मैं विड्रॉ करना चाहता हूं अपना नाम एज अ नॉमिनी, एज नॉमिनी मैं अपना नाम विड्रॉ करना चाहता हूं। तो सचिन को क्या करनी पड़ेगी, सचिन को ध्यान दीजिएगा मेरी बात, सचिन को INC 4 फाइल करनी पड़ेगी। क्या फाइल करनी पड़ेगी, INC 4। किसको फाइल करनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी। किसको फाइल करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमने ये प्रोवाइडेड फर्दर डेट वाला ही प्रोविजन कंप्लीट कर लिया। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया प्रोवाइडेड आल्सो दैट, PAT पढ़ते हैं, इसे हम क्या लिखेंगे, PAT, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, PAT। इसमें क्या बोला गया था, इसमें यह बोला गया था, ये जरूरी नहीं कि केवल वो उस पर्सन की मर्जी है तो केवल वो नाम चेंज कर सकता है। जो अदर पर्सन होगा ना, मेरी बात को ध्यान, जो अदर पर्सन होगा वो भी अपना नाम चेंज कर सकता, वो जो अदर पर्सन, जरूरी नहीं कि अदर पर्सन जो है वो अपना नाम चेंज कर सकता है। जो मेंबर है किसका, OPC का, वो भी नाम क्या कर सकता है, वो भी नाम क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है, नॉमिनी को चेंज कर सकता है, पर कंडीशन क्या है, आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी INC 4 में। किसमें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, INC 4 फॉर्म में आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसे एग्जांपल में लेके चलते हैं, ठीक है। मैं हूं शान, मैंने कंपनी फॉर्म की, अब इस कंपनी मैंने सचिन को एज ए नॉमिनी अपॉइंट कर लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, सचिन को मैं हटाना चाहता हूँ, नॉमिनी मैंने उसको बनाया, पर साला ये घपलेबाज वाला आदमी निकला, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, एज ए नॉमिनी से इसे हटाना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ उसका नाम एज नॉमिनी। CNA एज एन का मतलब है मैं चेंज करना चाहता हूँ उसका नाम एज अ नॉमिनी, उसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, कुछ नहीं, मेरे को बस डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी INC 4 फॉर्म में। तो क्या देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। मैं कभी भी कर सकता हूं, पर लेकिन ये मैनर है, इस मैनर में ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उसको नॉमिनी से हटाना चाहता हूं तो डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी INC 4 फॉर्म में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया प्रोवाइड आल्सो, फिर एक और PAT आता है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट। इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया ये ड्यूटी होती है, मेरी बात को सुनिए, मैंने क्या बोला यहाँ पास से, ड्यूटी होती है। हमने इसमें बात किसकी बात करी, केवल और केवल ड्यूटी के बारे में बात कर रही है। डी लिख रहा हूं यहाँ पास, ध्यान दीजिएगा, डी का मतलब होता है ड्यूटी।
ड्यूटी होती है किसकी, मेंबर ऑफ 1% कंपनी, जो मेंबर है, मतलब मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इंटीमेट करूं, अगर मैंने क्या किया है, चेंज किया है नाम, मैंने अगर चेंज किया है, ठीक है ना, ये मैंने अगर 1% कंपनी की ड्यूटी, जो मेंबर है किसका 1% कंपनी का, इंटीमेट करे, क्या है उसकी, मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं क्या करूं, इंटीमेट करूं। क्या अब बात आती है बस इंटीमेट क्या करना है, इंटीमेट ये करना है कि जो मैंने आज जो नाम चेंज किया है, जो मैंने नाम चेंज किया है, जो मैंने नाम चेंज किया है, सबसे पहले इंडिकेट करना है, नाम चेंज किया, सब जब मैंने नॉमिनी बनाया तो मेमोरेंडम में सब्सक्राइब किया, उसका नाम मैंने मेमोरेंडम में लिखा, सबसे उसका पहले क्या करना है, मेमोरेंडम में नाम चेंज करना है। और नाम चेंज करने के बाद हमें इंटीमेट क्या करनी है, इंटीमेट किसको करनी है, कंसेंट और डिक्लेरेशन, हमें क्या इंटीमेट करना है, कंसेंट और डिक्लेरेशन, इंटीमेशन, इन दोनों की हमें क्या देनी है, इंटीमेशन देनी है, किसमें, INC 4 फॉर्म में देनी है, किसमें देनी है, INC 4 फॉर्म में हमें क्या करनी है, डिक्लेरेशन देनी है, हमें मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हमें क्या करनी है, डिक्लेरेशन देनी है, किसको देनी है, मेन बात तो ये मुद्दा ये उठता है, हमें रजिस्ट्रार को देनी है 30 दिन के अंतर्गत, जिस दिन से चेंज हुआ है, इंटीमेशन ऑफ चेंज, जिस दिन से हमने चेंज किया उस जिसके 30 दिन के अंतर्गत हमें रजिस्ट्रार को INC 4 फॉर्म में क्या देना है, कंसेंट और डिक्लेरेशन देनी है, इंटीमेशन देनी है, ठीक है ना, कंसेंट और डिक्लेरेशन की इंटीमेशन देनी है। ये किसकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी है किसकी, जो मेंबर है उसकी ड्यूटी है, ठीक है। एग्जाम्पल में पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल में कुछ नहीं बोला गया, बस एग्जाम्पल में इतनी सी बात बोली गई, एग्जाम्पल में और साथ ही साथ एक चीज और बोली गई, एक चीज और क्या बोली गई, जो न्यू नॉमिनी हम अपॉइंट करेंगे ना, उसकी भी हमें क्या करनी है, न्यू नॉमिनी जो हम अपॉइंट करेंगे, मान लीजिए फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने न्यू नॉमिनी अपॉइंट किया, हमने क्या किया, न्यू नॉमिनी अपॉइंट किया, ठीक है ना, तो उसकी भी हमें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, उसकी भी डिक्लेरेशन और कंसेंट देनी पड़ेगी, INC किसमें देनी पड़ेगी, INC 4 फॉर्म में देनी पड़ेगी, किसमें देनी पड़ेगी, INC 4 फॉर्म में देनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात हमने पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा, प्रोवाइडेड आल्सो दैट में। तो एग्जांपल में जो अपन एग्जांपल मिस्टर एंड ग्रुप का चल रहा है उसमें ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कर दी, मेरे को डिक्लेरेशन दे दी, ठीक है ना, अब रजिस्ट्रार को मैंने INC 4 के अंतर्गत डिक्लेरेशन दे दिया और मेमोरेंडम में मैंने नाम चेंज कर दिया, तो यहाँ पास क्या बोला गया है, अपने क्या करना है, मेमोरेंडम में नाम चेंज करना है, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पास ये है कि 30 दिन के अंतर्गत हमें डिक्लेरेशन देना है। और क्या बोली गई, जो नया नाम आ रहा है, मान लीजिए मैं अब मैं एज अ नॉमिनी आकाश को अपॉइंट करना चाहता हूँ, किसको अपॉइंट करना चाहता हूँ, आकाश को अब मैं एज अ नॉमिनी अपॉइंट करना चाहता हूँ। जब मैं आकाश को नॉमिनी अपॉइंट करना चाहता हूँ तो आकाश की मेरे को क्या क्या देनी पड़ेगी, कंसेंट और डिक्लेरेशन किसमें देनी पड़ेगी, INC 4 फॉर्म में देनी पड़ेगी, किसमें देनी पड़ेगी, INC 4 फॉर्म में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। तो ये बात यहाँ पास आई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपन बढ़े तो फिर अपन ने नेक्स्ट बात क्या पढ़ी थी, अपन ने नेक्स्ट बात ये पढ़ी थी कि प्रोवाइड आल्सो दैट में ये पढ़ा था कि अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, नॉमिनी का नाम चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, नॉट डीम्ड एज, इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम मेमोरेंडम को अल्टर कर रहे हैं। बात को मेरी समझिए, मैंने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें ये चीज पढ़ी, अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं किसका, नॉमिनी का अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है नॉट डीम्ड एज कि हम मेमोरेंडम को अल्टर कर रहे हैं। मेमोरेंडम में नाम तो चेंज कर रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं होता कि मेमोरेंडम ही अल्टर कर रहे हैं। मेमोरेंडम को अल्टरेशन, नाम चेंज करने को मेमोरेंडम का अल्टरेशन नहीं बोला जाएगा, सिंपल सी बात, इसमें इतनी सी बात बोली गई, ठीक है ना। बस फिर हमने एक चीज और लास्ट, बहुत कोई बेकायदा बड़ी चीज नहीं पढ़ी हमने, बस इसमें फिर एक चीज यही पढ़ी, जो भी कंपनी फॉर्म होगी वो कौन सी कंपनी, जो सबसे वन के जो कंपनी फॉर्म होगी वो या तो लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर वाली हो सकती है, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी वाली हो सकती है, या फिर अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, या फिर कौन हो सकती है, अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। तो हमने ये पूरा चार्ट फॉर्म पे इसे क्या किया, खत्म कर दिया, इसे हमने चार्ट फॉर्म पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और नीचे हमने क्या कर दिया, एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के नीचे मैं यहाँ पर ये मार देता हूँ हाईलाइटर, ठीक।
तो ये ऊपर हो गया चार्ट और नीचे हो गया हाईलाइट। ठीक है, तो हमने एक बार चार्ट को फिर से रिकैप कर लेते हैं और खत्म करते हैं। हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा। इसमें सबसे पहले पढ़ा, अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो तो 7 या 7 से ज्यादा पर्सन चाहिए, 7 या ज्यादा पर्सन चाहिए काहे के लिए, सॉरी प्राइवेट कंपनी बोल रहा हूँ। अगर आप, मैंने क्या पढ़ा, सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने एक नया पेन खोल लेता हूँ। तो हमने सबसे पहले सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में क्या पढ़ा, चार्ट पूरा एकदम समराइज कर लेते हैं। पब्लिक कंपनी अगर आप खोलना चाहते हो, तो अगर आप पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हो तो आपको क्या है, 7 या 7 से ज्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो कि मेंबर होंगे। दूसरी बात क्या बोली गई, अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो तो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो कि मेंबर होंगे। अगर आप ओपीसी खोलना चाहते हो तो एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो कि मेंबर होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, इन तीनों का नाम हमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। कहा, मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करना है। मैंने ये बात खत्म की। फिर हमने यहाँ पर प्रोवाइडेड डेट पे आए, तो प्रोवाइडेड डेट पे भी कुछ नहीं बोला गया। इसमें यह बोला गया, प्रोवाइडेड डेट पे जब अपन आते हैं तो फिर अपन ने प्रोवाइडेड डेट पे आया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं बोली गई। इसमें ये बोला गया जो ओपीसी है ना, ओपीसी के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेशन, किसी पर्सन को, अदर पर्सन को नॉमिनी बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, किसी अदर पर्सन को हमें नॉमिनी बनाना पड़ेगा। तो नॉमिनी बनाना पड़ेगा तो उस केस में हमें डिक्लेरेशन उसकी देनी, हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें नॉमिनी बनाना पड़ेगा। किस, क्यों नॉमिनी बनाना पड़ रहा है, रीजन क्या नॉमिनी बनाने का, रीजन क्या नॉमिनी बनाने का। ठीक है, तो रीजन ये है कि अगर मान लीजिए जो मेंबर है 1% कंपनी को, उसकी डेथ हो जाती है, फिर इनकैपेसिटी टू वर्क हो जाता है, तो ऑन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ता है। नॉमिनी, किसी अदर पर्सन को नॉमिनी, एज ए नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। फिर हमने प्रोवाइडेड फर्दर डेट के अंतर्गत पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें ये पढ़ा, कोई बड़ी, इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें ये पढ़ा कि विड्रॉल देना, विड्रॉल के बारे में बात पढ़ी। किसके बारे में बात पढ़ी, विड्रॉल के बारे में बात पढ़ी। इसमें विड्रॉल के बारे में बात पढ़ी। इसमें क्या बोला गया, प्रोवाइडेड फर्दर डेट के अंतर्गत ये बात बोली जा रही है, विड्रॉल की बात बोली जा रही है। इसमें ये बोला गया कि INC 4 के अंतर्गत उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी अगर वो विड्रॉल करना चाहता है। क्या देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी अगर वो विड्रॉल करना चाहता है। फिर हमने अपन किस पे चले गए, प्रोवाइडेड आल्सो दैट पे चले गए। तो प्रोवाइडेड आल्सो दैट में क्या करा कि जरूरी नहीं कि केवल जिस पर्सन को ऐसे नॉमिनी अपॉइंट किया गया केवल वही अपना नाम चेंज कर सकता है, अपने आप को हटा सकता है, विड्रॉल दे सकता है। जो मेंबर होगा ओपीसी का, वो भी क्या कर सकता है, नाम उसको चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बात ये है कि उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, मेंबर को INC 4 फॉर्म पे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। फिर अपन इस पे गए, प्रोवाइडेड आल्सो दैट पे गए। प्रोवाइडेड आल्सो दैट में अपन ने क्या पढ़ा, कोई बड़ी चीज अपन प्रोवाइडेड आल्सो दैट में नहीं पढ़ा। ये ड्यूटी, अपन ने क्या पढ़ा, ड्यूटी के बारे में पढ़ा। ड्यूटी क्या है, ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, किसकी, मेंबर की ड्यूटी है। मेंबर की क्या ड्यूटी है कि वो इंटीमेट करे, क्या इंटीमेट करे, इंटीमेट करे कंसेंट और डिक्लेरेशन। किस फॉर्म पे, INC 4 फॉर्म पे डिक्लेरेशन और कंसेंट क्या करे, इंटीमेट करे। किसको करे, रजिस्ट्रार करे। कब करे, 30 दिन के अंतर्गत, जिस दिन से चेंज हुआ है वो क्या करे, 30 दिन के अंतर्गत उसे क्या करना है, इंटीमेशन देनी है। बात खत्म हो जाएगी। फिर अपन ने क्या, फिर अपन आगे बढ़े तो अपन ने क्या पढ़ा, 30 दिन के अंतर्गत चेंज हो जाएगी। फिर अपन एक चीज और पढ़ी, एक चीज यहाँ पास ये पढ़ी, और फिर हमें नाम देना पड़ेगा, न्यू जो हमें डिक्लेरेशन तो देनी पड़ेगी। फिर जो नया मेंबर हम अपॉइंट कर रहे हैं उस नए मेंबर का भी हमें क्या करना, डिक्लेरेशन INC 4 फॉर्म पे हमें देना पड़ जाएगा। और कुछ नहीं पड़ा। फिर अपन आगे गए, तो क्या पढ़ा, INC 4 फॉर्म पे ये करना है। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि लास्ट पॉइंट ये पढ़ा कि अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नॉट डीम्ड एज, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेमोरेंडम को अल्टर कर रहे हैं। बस नाम चेंज करने को मेमोरेंडम का अल्टरेशन नहीं बोला जाएगा। और फिर हमने लास्ट चीज ये पढ़ी, जो कंपनी फॉर्म की जा रही है वो तो या तो लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, या फिर गारंटी हो सकती है, या फिर अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। ठीक है ना, बस। और फिर सेक्शन 3A आता है। 3A के अंतर्गत कुछ नहीं बोला गया। 3A, अगर अपन सेक्शन 3A के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो चार्ट कुछ नहीं, सेक्शन 3A के अंतर्गत, 3A के अंतर्गत बस इतनी सी चीज बोली गई है कि अगर कोई कंपनी क्या करता है, रिड्यूस होता है। ठीक है ना, तो इसमें बोला क्या गया, मेंबर जो होंगे सेवरली लायबल होंगे। मेंबर जो होंगे सेवरली लायबल होंगे। कब लायबल, कब होंगे, 2 केसेस में लायबल होंगे। लायबल एक ही केस में होंगे। लायबल कब होंगे, लायबल होंगे इस केसेस में, मान लीजिए आप पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, आपने एज ए मेंबर, पब्लिक कंपनी में से आप जानते हैं 7% चाहिए, 7 मेंबर चाहिए। इसमें कितने चाहिए, इसमें 2 चाहिए। अब इसमें क्या हो जाता है, ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं। तो ऑन दैट केस क्या होगा, ऑन दैट केस अगर कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस कैरी कर रही है मोर देन 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने से ज्यादा का बिजनेस वो क्या कर रही है, कैरी कर रही है। अगर वो बिजनेस
अगर वो कंपनी 6 महीने से ज्यादा बिजनेस कैरी कर रही है और 7 मेंबर जो है 7 से कम हो जाते हैं या फिर 2 से कम हो जाते हैं, तो ऑन दैट केस जितना भी जो डेप्ट होगा उन सारे डेप्ट के पेमेंट के लिए जितने मेंबर होंगे वो लायबल होंगे। कब लायबल होंगे? जो उस बिजनेस के दौरान थे, ठीक है ना, बिजनेस के दौरान थे। तो कुछ नहीं बोला गया। सेक्शन 3A के अंतर्गत मेंबर जो होंगे सेवरी लायबल होंगे। अगर पब्लिक, जैसे कब सेवरी लायबल होंगे, मान लीजिए पब्लिक कंपनीज में 7% चाहिए, प्राइवेट कंपनीज में 2% चाहिए। अगर आपकी कंपनी बिजनेस आपने क्या किया, बिजनेस कैरी किया 6 महीने से ज्यादा के लिए, 6 महीने ज्यादा के लिए किया, ठीक है ना, और कोई भी डेप्ट वगैरह आपने लिया, तो वो तो ठीक है, डेप्ट लिए तो पे करना ही पड़ेगा। पर लेकिन उसी केस में अगर 7 से कम मेंबर हो जाते हैं पब्लिक कंपनी केस में, और प्राइवेट कंपनी केस में 2 से कम हो जाते हैं, तो ऑन दैट केस, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मेंबर जो होंगे वो लायबल होंगे उस सारे डेप्ट्स का, ठीक है, सारे डेप्ट्स का मेंबर जो होंगे लायबल होंगे। मेंबर क्या होंगे? मेंबर जो होंगे उस सारे डेप्ट्स का लायबल होंगे। साथ ही साथ जो अदर पार्टी है उनके ऊपर स्यू भी कर सकती है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अदर पार्टी उनके ऊपर क्या कर सकती है? स्यू कर सकती है। कौन से? जो कि थे, जो बिजनेस के दौरान थे। बात खत्म। तो ये हमारा पूरा चार्ट फॉर्म पे समराइज करने का था, हो गया था, ठीक है। सेक्शन 3 पढ़ लिया। सेक्शन 3A पे अपन ये पूरा एग्जांपल पढ़ा। एग्जांपल में कुछ नहीं पढ़ा। MNGA कंपनी है, MNG करके ये कंपनी है, मिस्टर एंड ग्रुप का कंपनी, जिसका मैं ऑनर हूँ। मैंने सचिन को अपॉइंट किया एज ए नॉमिनी के रूप में। अब सचिन को जब अपॉइंट किया एज ए नॉमिनी के रूप में, तो उसकी प्रायर कंसेंट और डिक्लेरेशन क्या करनी पड़ेगी? INC 32 स्पाइस फॉर्म में रजिस्ट्रार को इनकॉर्पोरेशन के दौरान सबमिट करनी पड़ेगी। जब मैंने ये चीज कर दी, उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मैं तो इनकॉर्पोरेशन, अगर वो क्या करना चाहता है, जो मेंबर है वो विड्रॉल लेना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है अपना नाम एज ए नॉमिनी, तो उसको INC 4 फाइल करनी पड़ेगी। किसको फाइल करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ क्या बोला गया? अगर मैं ही चाहता हूँ कि क्या कर दूं कि नाम उसका हटा दूं, सचिन का नाम मैं क्या करना चाहता हूँ? हटाना चाहता हूँ। कुछ नहीं बोला गया। एग्जाम्पल बहुत इजी है, आप ध्यान सुनेंगे अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। MNG मेरी एक कंपनी है जिसका ऑनर मैं मेंबर हूँ एहसान, ठीक है ना। मैं सचिन को एज ए नॉमिनी अपॉइंट करता हूँ। जब उसको सचिन को एज ए नॉमिनी मैंने अपॉइंट किया, तो मेरे को प्रायर कंसेंट और डिक्लेरेशन किसकी? सचिन की। क्या करनी पड़ेगी? INC 32 स्पाइस फॉर्म में क्या करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबमिट करनी पड़ेगी। फिर क्या बोला गया? मान लीजिए जो सचिन है ये विड्रॉ करना चाहता है अपना नाम एज अ नॉमिनी, तो उसको INC 4 फाइल करनी पड़ेगी, इसको रजिस्ट्रार को। फिर क्या बोला गया? अब मान लीजिए मैं ही हूं, मेरे को ही क्या करना है? विड्रॉ का, मेरे को ही क्या करना है? नाम चेंज कर देना है सचिन का, मतलब मैं सचिन को नॉमिनी से हटाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मेरे को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, INC 4 फॉर्म में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या बोलेगी? मैंने डिक्लेरेशन तो दे दी, फिर क्या बोलेगी? जब मैं नाम चेंज कर रहा हूं ना, तो मेमोरेंडम में भी अपने को क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम में नाम चेंज करना पड़ेगा। और 30 दिन के अंतर्गत मुझे क्या करनी पड़ेगी? इंटीमेशन देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार को इंटीमेशन देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो नए मेंबर को मैं अपॉइंट करूंगा, मान लीजिए मैं आकाश को अपॉइंट करना चाहता हूं एज अ नॉमिनी, न्यू नॉमिनी, तो फिर उस केस में मुझे उसकी कंसेंट और डिक्लेरेशन भी INC 4 फॉर्म में रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। तो ये पूरा हो गया चार्ट फॉर्म में क्लियर। सो ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा आपने। मैंने पूरी कोशिश की आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 3 डिटेल एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इन केस अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें डाउट पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जो नोट्स है, ये नोट्स भी मैं शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से नोट्स को आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, काफी मोटिवेशन मिलता है हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और इसी तरह मैं सीरीज लाऊंगा सेक्शन बाय सेक्शन की, पूरे कंप्लीट है 2013 का। और सब्सक्राइब करें हमारा ये चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।